हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मार्च 2026 का पेपर 12 अटेम्प्ट करूंगा। ये ओ लेवल और आईजीसीएसई के लिए सेम पेपर होता है, तो जो आईजीसीएसई का पेपर है उसको ओ लेवल का स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। यूनिक एमसीक्यूज आए हैं इसमें और सर्टेन एमसीक्यूज ट्रिकी भी है इसमें। व्हाट इज द रोल ऑफ अ बुक कीपर इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो बुक कीपर जो है ना, वो आपके बेसिक टास्क से डील करता है अकाउंटिंग के। तो कैलकुलेटिंग रेशियोज, प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, ये सब अकाउंटिंग है। इवन रेशियोज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनने के बाद कैलकुलेट होते हैं। प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बेसिक बुक कीपिंग जो है वो बुक कीपर करेगा। व्हाट इज द अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू इट्स ओनर। ओनर की जो अमाउंट होती है बिजनेस में और बिजनेस ओ करता है ओनर को, दैट इज कैपिटल। वेयर इज द डिस्काउंट टोटल फ्रॉम द पेमेंट साइड ऑफ अ कैश बुक पोस्टेड। अब ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पेमेंट साइड जो है वो उसकी क्रेडिट साइड है कैश बुक की, और क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव का कॉलम होता है। तो इसमें ये कि सी और डी तो होंगे ही नहीं। डिस्काउंट रिसीव इन द परचेसेस लेजर, डिस्काउंट रिसीव इन द जनरल लेजर। डिस्काउंट का जो अपना टोटल है रिसीव का, वो डिस्काउंट रिसीव के अपने अकाउंट में जाएगा। परचेसेस लेजर में तो और भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और परचेसेस लेजर वैसे ही इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट्स होते हैं। तो उस पर हर सप्लायर का जितना डिस्काउंट है वो उसके अपने अकाउंट में आ जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट रिसीव वैसे ही इसमें नहीं जाएगा, वो तो फिर परचेसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। इसलिए बी भी वैलिड नहीं होगा। A check received by Tibri from Martinez was subsequently dishonored. How would the dishonored check be recorded in the books of Tibri? तिबरी कई व्यू पॉइंट से क्या उसके नजरिए से रिकॉर्ड करना है। तो डिसऑनर्ड चेक किस में आपको एंट्री पता होनी चाहिए। मार्टिनेस से रिसीव करना, उसको वापस डेबिट करेंगे और बैंक बैलेंस नहीं इंक्रीज हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे। सारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जोला। सारा ओड जोला 400 on May 1. She paid this on 1 May after deducting 5% cash discount. She made further purchases costing 280 during May. What was the opening and closing balances on Sarah's statement of account for May? इसमें रफ आप जो है वो जोला का अकाउंट बना ले। जोला आपकी ट्रेड पेबल होगी। तो ओपनिंग तो देखिए 400 ही होगा। जब वो ये बाद में पे करी ना 400, डिस्काउंट पर उस पर बाद में अप्लाई होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, लेकिन वैसे ही ओपनिंग बैलेंस होगा आपका पहले 400 पूरा। तो यानी ए अभी तो आंसर होंगे ही नहीं। उसके बाद फिर ये अमाउंट्स को आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो हम उसका डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। 400 का 5%, तो ये हो गया 20। तो ये 20 यहाँ डेबिट होगा, और अगर 400 पे 20 का डिस्काउंट मिले तो उसका हम 380 की पेमेंट करेंगे इसको जोला को। और फिर हमने उससे बाद में दोबारा परचेजेस कर ली ड्यूरिंग मे 280, तो वो यहाँ क्रेडिट होंगी। तो अब हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा डिफरेंस से 400 प्लस 280 माइनस 20 माइनस 380, तो ये हो गया 280। विच बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर रूट टू राइट अप द सेल्स जर्नल एंड द सेल्स रिटर्न जर्नल। अगर हम जैसे सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स आती है, तो अगर हम क्रेडिट सेल्स करें तो हम इनवॉइस इशू करेंगे। इनवॉइस रिसीव तब होगी जब हम परचेजेस करते हैं, तो सी और डी तो होंगे ही नहीं। और सेल्स रिटर्न के लिए ना एट टाइम ये आपके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी, फ्रेजेस भी यूज कर रहे होते हैं जो एक तरह से नोटिफिकेशंस होते हैं। सेल्स रिटर्न को अपने बुक्स पे क्रेडिट करते हैं, तो फिर हम अपने जो कस्टमर है उसको नोटिफिकेशन भेजते हैं विच इज क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट इशूड, और कस्टमर से हम डेबिट नोट रिसीव करते हैं। तो अगर डेबिट नोट रिसीव लिखा हुआ होता तो आंसर वैलिड होता, इसलिए ए नहीं होगा, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। Jaswinder maintains a petty cash book using the Impress system. The monthly imprest of 100 is restored on the first day of each month. In September, petty cash book showed the following: receipts, expenses, receipts.
हाउ मच कैश दिस जसविंदर नीड टू रिस्टोर द इंटरेस्ट ऑन 1 अक्टूबर। तो ऐसे बताइए पेमेंट्स की होंगी तो इंटरेस्ट का बैलेंस उसने मेंटेन किया होगा 100 का, तो उसने पे किया, 7 रिसीव किया, तो पहले सीडी आ जाएगा इसका सितंबर का, 100 - 83 + 7, 24। फिर ये 1 अक्टूबर को ब्रॉड फॉरवर्ड होगा 24, और हमें एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ इम्प्रेस्ड का अमाउंट रिस्टोर करते, तो 100 होना चाहिए, 24 है, तो इम्प्रेस जो है वो 100 - 24 होगा, तो ये हो जाएगा 76। तो ये आंसर होगा आप लोगों का। विच स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट। अच्छा, एट टाइम्स तो एरर नॉट फैक्टिंग ट्रायल बैलेंस भी होते। नॉट फैक्टिंग ट्रायल बैलेंस भी होते, तो अगर एरर फैक्टिंग ट्रायल बैलेंस है तो लोकेट कर लेगा, एरर नॉट फैक्टिंग ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस हर बार जो है वो एरर लोकेट नहीं कर पाता, तो ये आंसर हो सकता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करता है, ओपनिंग इन्वेंट्री आती है ट्रायल बैलेंस में। तो ये बात सही है, और मैं करेक्ट, जो रॉन्ग आंसर है वो रॉन्ग, जो रॉन्ग आंसर है, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो आंसर होगा इसका। पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए भी यूज होता है, तो यही बच गया। परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज for 50 was incorrectly entered in the petty cash book but posted to the credit side of the purchases account in error, which general entry corrects the error। तो उसमें हम खुद ही एंट्री बना सकते। तो देखिए परचेजेस में ना गुड्स फॉर रीसेल आता है, अगर स्टेशनरी परचेज करे तो अलग से अपने स्टेशनरी में ही डेबिट होना चाहिए, स्टेशनरी एक्सपेंस का अकाउंट होगा। और परचेजेस में बिला वजह क्रेडिट कर दिया था तो उस पे से डेबिट कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा 50। अब जब दो अकाउंट्स में करेक्शन हो रही हो तो सस्पेंस की एंट्री नहीं बनती, लेकिन अगर दो अकाउंट से करेक्शन के लिए डेबिट हो रहे या दोनों अकाउंट्स करेक्शन के लिए क्रेडिट हो रहे तो फिर आपकी सस्पेंस की एंट्री होगी, तो भाई सस्पेंस 100 से क्रेडिट होगा। ये ऑप्शन ए में हो रहा है। Karina's income statement showed a gross profit of 24,000 and a profit for the year of 7,400. She later discovered the following errors. What was Karina's correct gross profit and profit for the year? तो दोनों करेक्टेड निकाल दें। कैरेज इनवर्ट्स हैड बीन ओमिटेड, और करेक्टेड लेंगे तो कैरेज इनवर्ट लेंगे तो कैरेज इनवर्ट से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी और ग्रॉस प्रॉफिट नीचे हो जाएगा, तो पहला काम तो हम यही कर लेते। लेकिन इस पर डायरेक्ट में ग्रॉस प्रॉफिट करेक्शन करनी होगी तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैरेज इनवर्ट अगर आप लेंगे तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया 23,800। दूसरा ड्राइंग्स हैड बीन रिकॉर्डेड एज वेजेस। अब गुड्स की ड्राइंग उसने कहाँ दी है तो फिर वो हमारा कंसर्न नहीं है, उसको वेजेस लिया है, और ये अगर वेजेस में दिया तो ये कैश ड्राइंग ही होगी। तो अब वेजेस यानी एक्सपेंस ओवर स्टेट कर दिया था, अब जब एक्सपेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ेगा। तो अब ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 7,400, उसमें अमाउंट एड बैक होगी, तो 7,400 + 2,400 तो ये हो गया 9,800। तो 23,800 9,800। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बैंक रिकंसिलिएशन इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, रादर कैश बुक होता है हमारी डबल एंट्री का पार्ट। बैंक रिकंसिलिएशन तो अगर बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं करा तो बनाएंगे, वरना नहीं। और बैंक रिकंसिलिएशन बैंक नहीं, बिजनेस इट सेल्फ ही बनाता है, तो जिस जिसमें टू है वो आंसर ही नहीं होगा, और वन भी गलत है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखिए उसी बात की करेक्ट बात आपने उसने ऑप्शन 3 में कह दी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द ट्रेडर यानी बिजनेस बनाता है, ताकि वो अपनी तसल्ली कर ले कि बैलेंस करेक्ट है। ऑन 31st जनवरी सोमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 740, इसमें पॉजिटिव होगा बैलेंस अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक के लिए हमारा पैसा लाइबिलिटी होता है, तो हम रिसीव करते बैंक क्रेडिट करता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो बैंक डेबिट करता है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है मतलब रिसीव ज्यादा किया है, पे कम किया है। कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक।
Somraj updated his cash book as required. What was the updated cash book balance on 31st January? अच्छा, प्रॉब्लम है कि कैश बुक का तो बैलेंस ही नहीं दिया, तो हम उसकी करेक्शन करेंगे कैसे? लेकिन अगर बैंक रिकंसिलिएशन आप लोगों ने प्रॉपरली स्टडी किया है तो बैंक रिकंसिलिएशन में जो बैंक स्टेटमेंट का करेक्टेड बैलेंस निकालते हैं वो कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस के इक्वल होता है। तो एक तरह से अगर हम बैंक स्टेटमेंट का, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से बैंक का करेक्टेड बैलेंस निकाल लें तो वो आपका कैश बुक का भी बैलेंस हो जाएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऑब्वियसली कैश बुक का करेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम इग्नोर करेंगे 30 को। तो हम एक रफ बीआरएस बनाएंगे। बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव है। चेक्स पेड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होता है इसमें से। तो फिर ये बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाता है, यानी इसके इक्वल हो जाता है। तो 740 माइनस 150, 590। और उसने आंसर ही एक ही दिया है। और डेबिट बैलेंस इसलिए होगा कि अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है और कैश बुक हमारा एसेट होता है तो उसमें पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? इरेगुलर मेन पर्पस नहीं होता ये। टू मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट। अब यहाँ ये नहीं कह रहा कि ये फ्रॉड एलिमिनेट हो रहा है या कम्प्लीटली फिनिश हो रहा है। मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट, जिससे फ्रॉड डिक्रीज होगा या रिड्यूस होगा, तो ये वैलिड आंसर हो सकता है। टोटल आउट टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के लिए नहीं, एस एल सी ए इज फॉर, एस एल सी ए ट्रेड रिसीवेबल्स का समराइज्ड अकाउंट होता है, इसलिए सी तो बिल्कुल ही स्टूपिड ऑप्शन है। कैश से तो क्रेडिट सेल्स, तो एस एल सी ए में आपकी सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है, तो ये बिल्कुल ही फारिग ऑप्शन है ये भी। तो सिर्फ बी बचा, तो ये आंसर होगा। A trader entered the following items in the purchases ledger control account. Which entry the purchase ledger control account is correct? अब इस पे मैंने ना इनका सबका प्लस माइनस करके कंबाइंड अमाउंट निकाला था, तो मुझे लगा था कि पहले ये कि कंबाइंड अमाउंट है, लेकिन वो पे किसी ऑप्शन में था ही नहीं। तो फिर जब दोबारा मैंने थोड़ा गौर से देखा तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है पीएलसीए की, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर्स, टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न जनरल, टोटल पेमेंट मेड टू सप्लायर्स, इस इनमें से कौन सी वैल्यूज डेबिट होती है पीएलसीए में और कौन सी क्रेडिट होती है? तो अब जैसे ये कह रहे हैं क्रेडिट ऑफ 19,200, क्योंकि परचेज रिटर्न डेबिट होता है पीएलसीए में, इसलिए ये गलत होगा। अच्छा, क्रेडिट ऑफ 218,200, सप्लायर को जो हम पे करते हैं वो भी पीएलसीए में डेबिट होता है, तो इसलिए ये भी इनवैलिड होगा। डेबिट ऑफ 12,900, डिस्काउंट रिसीव हमारे बुक्स में डेबिट होता है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम डी भी चेक कर लेते। डेबिट ऑफ 15,000, इंटरेस्ट चार्ज करे सप्लायर, ये क्रेडिट होता है पीएलसीए में, इसलिए ये भी नहीं होगा। A capital expenditure was incorrectly treated as revenue expenditure. What would be the impact of this error on the financial statements? तो मतलब इफेक्ट ऑफ एरर है, इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर नहीं है, तो एक्सपेंस ओवर स्टेट हो गए, तो प्रॉफिट जो है वो अंडर स्टेट होगा, और नॉन करंट एसेट जो है वो अंडर स्टेट ही होने, क्योंकि ओमिट हुआ है, तो दोनों ही अंडर स्टेट होंगे। A trader bought equipment costing 2,000 on 1 January in year 1. It is depreciated at the 45% using the reducing balance. Which journal entry would record the depreciation for the year ended 31st December in year 2? तो हमें ईयर 2 के डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री बतानी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस में भी ईयर 1 में तो कॉस्ट पे चार्ज होगा, ईयर 2 में लेकिन नेट बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हमें इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये मैं यहाँ करता हूँ। तो पहले 2000, ईयर 1 में डेप्रिसिएशन आपका 2000 पे ही 45% चार्ज हो जाएगा, तो ये हो गया 900। अब ईयर 1 के एंड में नेट बुक वैल्यू आपकी 1100 हो जाएगी। फिर ईयर 2 में जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 1100 पे चार्ज होगा, तो 1100 का 45% होगा, तो ये हो गया 495, और यही हमारे लिए काफ़ी है। अब आप में, अब देखिए उसने 495 आपको दो ऑप्शंस पे दिया हुआ है, तो यानी बी और डी तो होंगे ही नहीं, अब ए है या सी है। अब इसमें से सही चूज करना है तो आपको एंट्री पता होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट होता है। A trader was owed rent at the end of his financial year. How should the trader enter? इसका मतलब ये accrued rent income है।
हाउ शुड द ट्रेडर एंटर दिस इन हिज लेजर? तो अ ट्रेडर वॉज ऑन रेंट, इसका ट्रेडर ने रेंट रिसीव करना है तो उसका रेंट इनकम है इसमें, तो रेंट पेबल नहीं ये इनवैलिड है, तो ए और सी तो आंसर ही नहीं होंगे। अब बी या डी में से होगा। और एट द एंड है तो क्लोजिंग है, एक्रूड एंड इनकम क्लोजिंग है। और एक इनकम का एक्रूड एसेट होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस ना आपका अपोजिट साइड में आता है, तो रेंट रिसीवेबल में ही क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस या अपोजिट क्रेडिट साइड में आएगा, और फिर ओपनिंग बैलेंस अपना एज यूजुअल वो डेबिट साइड में ही आएगा। तो देखिए माइनर चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, टेस्ट हो जाता है। At 1st January 2025, D. Domenico has a provision for outflow of 760. 31st December 2025, trade receivables are provision for doubtful maintained at 5%. What are the entries in the provision for doubtful debt account at 31st December 2000? अब जब जैसे करंट ईयर का पीएफडी कैलकुलेट करेंगे वो बैलेंस सीडी होगा इसका, तो पहले तो वही निकाल लेते। इरिकवरेबल डेट का इसमें इशू नहीं है, तो स्ट्रेट अवे आप अपना 22,500 पे ही 5% लगा देंगे, तो ये होगा 1125। अब इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज जाता है, तो अगर हम देखें तो इंक्रीज इन पीएफडी है, तो ये हो गया 365। तो इंक्रीज इन प्रोविजन जो है वो एक्सपेंस होता है, तो इनकम स्टेटमेंट में वो डेबिट होगा। और पीएफडी के अकाउंट के हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, जो क्रेडिट बैलेंस है आपका और क्लोजिंग बैलेंस ना आपका अपोजिट साइड में आता है, तो आपका बैलेंस सीडी जो है 1125 जो है वो प्री पीएफडी ओपनिंग होता है क्रेडिट साइड में था, क्लोजिंग आपका डेबिट होगा। और इंक्रीज इन प्रोविजन है तो एक्सपेंस, तो उसका डी होगा आंसर 18 का। व्हाट इज द करेक्ट बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? और अगर आप लोगों ने और रिसेंट पेपर्स भी किया हो तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे एमसीक्यूज दे रहा है। और जैसे अगर डेप्रिसिएशन में सस्पेंस में प्रॉब्लम होती है और कोई गलत हो जाते हैं एमसीक्यूज, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत इजी है, तो अगर आप लोग से स्टडी करने की जहमत कर ले तो ये आप लोग के समझ ले फ्री के मार्क्स हैं। व्हाट इज द करेक्ट बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? तो कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू में से लोअर को चूज करते हैं, तो डी आंसर होगा। गिडियन इज अ मैन्युफैक्चरर, तो अब प्रोनाउंसिएशन मैटर तो नहीं करती ऑब्वियसली, आप लोग को ओरल एग्जाम तो देना नहीं ना, ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, तो ये मुझे भी इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं थी, लेकिन ये वैसे जिसने रेसिडेंट इवल 9 खेला हो या कुछ उसके न्यूज़ फॉलो की हो तो उस पे विक्टर गिडियन प्रोनाउंसिएशन होती है, तो मेन विलेन होता है, तो मुझे वो याद आ गया था इस एमसीक्यू से। She won't get away, you know. Dr. Gideon. It's so nice to finally meet you, Leon. Why don't we have a little talk? और जैसा वो विलेन है रेसिडेंट इवल 9 में, उसी लेवल का ये एमसीक्यू भी है। तो Gideon is a manufacturer. He made errors in manufacturing in valuing his inventory at the year end. At the year end, closing inventories में मसला यानी his work in progress was understated by 2000, and his inventory of finished goods was overstated by 3500. What was the effect of these errors? तो ये जो आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना माइनस होता है, तो अगर ये अंडरस्टेट हुआ था तो मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ओवरस्टेट होगी 2000 से, तो ये तो सिंपल है इसका, तो ए और बी में आपको 2000 ओवरस्टेटेड दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एक्स्ट्रा 2000 माइनस होता एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती।
अब आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स का ना, अब जैसे अगर फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करेगी, और आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, तो एक तरह से वो अंडर स्टेट होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ओवर स्टेट हुई है। और उसने 3500 आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली आंसर है नहीं, क्योंकि आप लोग को ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ओवर स्टेट हुई है ना, तो इसका भी इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेते हैं। तो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स में दो इफेक्ट होंगे। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ी हुई है आपकी 2000 से, तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट होगा। ऑन द अदर हैंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की ओवर स्टेटेड है, जो माइनस होती है उसी कॉस्ट ऑफ सेल्स के सेक्शन में। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स को अंडरस्टेट कर देगी, डिक्रीज करेगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हो जाएगा। तो इसमें हमें 2000 से आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट होगा, और 3500 से आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट होगा, तो हमें कंबाइंड निकालना है। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि अंडर स्टेट ज़्यादा है, तो ओवरऑल आपका जो है कंबाइंड जो है वो अंडर स्टेट आएगा। तो 1500 से आपका ओवरऑल अंडर स्टेटेड है कॉस्ट सेल्स ओवरऑल, इसलिए इसका आंसर ए होगा। A sole trader paid off the business bank overdraft using his own personal funds. तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से नहीं, उसने अपने पर्सनल मनी से जो वो ओवरड्राफ्ट पे किया। तो पर्सनल चीज को बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो कैपिटल एडिशनल कैपिटल होता है, तो कैपिटल तो फॉर श्योर इंक्रीज होगा, तो डी तो आंसर होगा ही नहीं। और ओवरड्राफ्ट पे कर दिया तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। अपने पर्सनल फंड्स यूज किए, बिजनेस के रिसोर्सेज यूज नहीं किए, तो एसेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सी आंसर हो जाएगा 21 का। Zaha is a consultant who receive fees from client. कंसल्टेंट तो मीन्स ये सर्विस बिजनेस है, एंड सर्विस बिजनेस की नो कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जैसे इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स जिन दो ऑप्शन पे दिया हुआ है वो आंसर होंगे नहीं। तो सर्विस बिजनेस का ना डायरेक्ट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, तो अगर वो देखें आप सिर्फ ऑप्शन डी में हो रहा है। 23 अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट contains rules as decided among the partners. What is not contained in a typical partnership agreement? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, सैलरीज होती है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस तो ट्रांजेक्शन्स पे डिपेंड करेंगे, वो एग्रीमेंट में नहीं लिखे जाते कि इतना होना चाहिए, तो इसलिए डी होगा। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, तो डी नहीं आंसर होगा। पार्टनर की सैलरी भी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, ड्राइंग्स नहीं आती। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में शेयर होल्डर्स के लिए होती है, तो सी और डी तो होंगे ही नहीं। सोल ट्रेडर ने शेयर होल्डर ने कंपनी रिस्क लूजिंग ओनली देयर पर्सनल पोजेशंस, नहीं, पर्सनल एसेट्स तो प्रोटेक्टेड रहते, तो इसलिए ये तो सही होगा नहीं। शेयर होल्डर ने कंपनी रिस्क लूजिंग ओनली द अमाउंट एग्रीड द पे एग्रीड टू पे फॉर देयर शेयर्स, तो अपनी से इन्वेस्टमेंट की को ही लूज करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। एट द स्टार्ट ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर, इस स्टार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर हैड दीज बैलेंसेस, तो मींस ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस है। Ordinary share capital retained earning general reserve. Profit for the year was 38,000. During the year, a dividend of 4% was paid and 8,000 was transferred to general reserve. What was the total of the equity of the company at the end of the year? तो डिविडेंड देखिए जब भी परसेंटेज में होगा तो वो शेयर्स की वैल्यू ऑफ शेयर्स पे दिया जाएगा या उसकी अमाउंट पे। तो वो तो उसने 250 आपको दिया हुआ, उससे आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट पे नहीं, शेयर्स की वैल्यू पे परसेंटेज लगती है। और अभी भी देखिए वो टेस्ट करने लगा है, हर बार जरूरी नहीं कि वो डिविडेंड पर शेयर दे, तो उसका एक डायरेक्ट तरीका है, लेकिन अब मेजोरिटी आईजीसीएसई लेवल के स्टूडेंट्स भी इतना डायरेक्ट आप लोग करने के यूज तो नहीं होता, और आप लोग इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो वो मेथड भी मैं कर दूंगा जो कर सकते हैं उससे, लेकिन मैं आपको इजियर मेथड से करूंगा।
जो स्लाइटली 1-2 मिनट ज़्यादा लेकर लेंगे उससे आपके सही आंसर आने के चांसेस बढ़ेंगे काफ़ी। तो 26 में सबसे पहले मैं निकालूंगा डिविडेंड। तो ये आपका 250,000 का 4% हो जाएगा। तो ये हो गया 10,000। अब रिटेन अर्निंग की मेरे पास सारी ट्रांजेक्शन है, तो मैं रिटेन अर्निंग का ना रफ स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो उसको ओपनिंग 75,000 है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर्स में ऐड होता है रिटेन अर्निंग में। डिविडेंड जो है वो माइनस होते हैं इसमें, और जीआर का ट्रांसफर भी जो है वो रिटेन अर्निंग में माइनस होता है। तो 75 प्लस 38 माइनस 10 माइनस 8, तो ये 95,000 हो गया आपका सीडी। इसी तरह मैं जनरल रिजर्व का भी सीडी निकाल लूंगा। तो वो 18 प्लस 8 18,000 प्लस 8,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 26,000। बाकी आप देखिए शेयर कैपिटल से कोई शेयर इशू नहीं किए, तो शेयर कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं। तो टोटल इक्विटी अगर ईयर एंड की निकालनी है तो रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग ले लेंगे, जनरल रिजर्व का भी क्लोजिंग ले लेंगे, और शेयर कैपिटल में अगर कोई चेंज नहीं आया तो ओपनिंग क्लोजिंग भी हो जाएगा। तो 95 प्लस 26 प्लस 250, तो दैट इज 371,000। इसका एक मेथड टू भी है, उससे भी चले मैं कर देता हूँ। ये मेथड वन था, इसी 26 का एक मेथड टू भी है। अब ओपनिंग इक्विटी का टोटल निकालें तो 250 प्लस 75 प्लस 18। तो ये हो जाएगा 343,000। अब इसमें आप जो जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके इक्विटी को बढ़ाएगा तो आप ऐड कर दें। डिविडेंड मैं वहीं से यूज कर लूंगा, डिविडेंड आपके टोटल इक्विटी को डिक्रीज करेगा तो उसे माइनस कर दें। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का सीन ये कि वो आपकी ऑन द जनरल रिजर्व का तो बढ़ाता है लेकिन रिटेन अर्निंग को कम भी कर रहा होता है, तो उसका टोटल इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से आप लोग को इस चीज़ का आइडिया भी होना चाहिए। तो फिर डायरेक्ट मेरा इक्विटी का क्लोजिंग आ जाएगा। तो देखिए 343 प्लस 343,000 प्लस 38,000 माइनस 10,000, तो देखिए वही 371 आया आपका। व्हाट वुड रिड्यूस द बैलेंस ऑन अ स्पोर्ट्स क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये एनपीओ का बैंक अकाउंट होता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, बैंक अकाउंट में आएगा नहीं। ओवर ड्यू सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर, मेंबर तो सब्सक्रिप्शन पे करेगा, क्लब तो रिसीव करेगा ना। तो ये तो इंक्रीज करेगा बैंक बैलेंस को, हमें डिक्रीज वाला ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं होगा। पेमेंट फॉर न्यूज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये करेगा डिक्रीज। लेकिन हम डीवी देख लेते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका एक्रुअल या मैचिंग कॉन्सेप्ट पे निकलता है, तो वो बैंक अकाउंट में यूज नहीं होता। An amateur dramatics club was formed to provide occasional performances for the paying public. On performance days, the club sells refreshments to the public. The profit from these sales help cover the running cost of the club. The following information has been provided at the end of the year. Receipts from sale of refreshments, purchase of refreshments for resale, opening inventory, closing inventory of refreshments. अब देखिए ये प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर परफॉर्मेंस, तो इसका रिफ्रेशमेंट से कोई लिंक नहीं है। ये जो आपकी थिएटर की जो आपकी परफॉर्मेंसेज है उसके एक्सपेंस है, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और उससे पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली चीज है जो 35 है ना, इसलिए ये इग्नोर होगा। अब हमें इसकी सब सेल्स माइनस परचेजेस निकाल देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी भी दी हुई है, तो हमें प्रॉपर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के करना है इसको। तो वही हम रेवेन्यू इसका लेंगे 980,
तो ओपनिंग इन्वेंट्री 50 है, परचेजेस 490 है, और क्लोजिंग 75 है। तो फिर ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, और ये इसके रेवेन्यू में से माइनस होगा इसके प्रॉफिट के लिए। तो 465। अब इसके कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा 515। विच कॉस्ट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर? कैरेज आउटपुट आपकी इनकम स्टेटमेंट में आती है, डिलीवरी व्हीकल का डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आता है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी मैन्युफैक्चरिंग में तो आती है लेकिन आपके ओवरहेड्स में आती है, और ओवरहेड्स आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होती है। फैक्ट्री रॉयल्टीज डायरेक्ट कॉस्ट है। Sandy owns a manufacturing business. She has provided the following figures. What is the factory cost of production? इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम स्टेटमेंट में आएगा, फैक्ट्री रेंट रेलिवेंट होगा, ऑफिस रेंट इनकम स्टेटमेंट में आएगा, रॉ मटेरियल्स की ओपनिंग क्लोजिंग रेलिवेंट होगी, ऑफिस स्टाफ सैलरीज इनकम स्टेटमेंट, फैक्ट्री वर्कर सैलरीज मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, रॉ मटेरियल की परचेजेस भी रेलिवेंट होगी। तो इसमें इजी बात है कि आप बिल्कुल एक रफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें। वर्क इन प्रोग्रेस का तो मसला है ही नहीं। और बहुत डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं कीजिएगा, उस पर सिली मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा वर्किंग की जहमत आप लोग कर लीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, फिर उसकी परचेजेस, और फिर रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। तो 90 प्लस 20 माइनस 74, तो ये हो गया 36,000। फिर इसमें आप ये फैक्ट्री वर्कर्स, अभी मैं सब लिखूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट लिखूंगा। वैसे ही वर्किंग एमसीक्यूज में सिर्फ वर्किंग के मार्क्स नहीं होते, लेकिन करने से सही आंसर के चांस बढ़ेंगे। फैक्ट्री वर्कर वेजेस, रॉयल्टी है नहीं। अब 36 में आप 50 नेट कर देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 51। फिर इसमें ओवरहेड ऐड किए जाते हैं, तो वो आपका जैसे फैक्ट्री रेंट है, तो 51 प्लस 10 आपका 61,000 हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं तो यही फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। A trader provided the following information. Trade receivables at start of the year, trade receivables at end of the year, cash received from trade receivables, irrecoverable debts written off, discount on what is the amount of credit है। ये टिपिकल आपका सिंगल एंट्री का एमसीक्यू है। तो यही रफ आराम से एक रफ एसएलसी बना ले, आपका आंसर आ जाएगा। और कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ क्रेडिट होता है, इररिकवरेबल डेट्स यहाँ क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ क्रेडिट होगा। तो डिफरेंस हमारा क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 34,700 प्लस 200 प्लस 185 प्लस 8,500 माइनस 5,000, तो 38,585 है। Dine provided the following inform Dine for provided following information about assets and liabilities. बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेंट्री, करंट रेशियो, सीधा एमसीक्यू है बिल्कुल। तो करंट एसेट में आपका कैश होगा, करंट एसेट में आपकी इन्वेंट्री होगी, और ट्रेड रिसीवेबल्स होगा। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा और आपका ट्रेड पेबल होगा। नॉन नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं आती इसमें। 250 थ्रू 350 प्लस 1350 डिवाइडेड बाय 1300 प्लस 1000, ये आपका हो गया 1.72, 1.72:1। A company provided the following information about its rates of about its rate of inventory turnover 24, 25, 27। तो ओवरऑल इम्प्रूव हुआ है क्योंकि टाइम्स में हायर द बेटर, ये रेशियो हायर द बेटर होता है। व्हाट वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशियो? अच्छा, कैश पे सेल्स या क्रेडिट पे सेल्स है, ये रेशियो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करता। इस रेशियो का फोकस ये होता है कि
सेल्स बढ़े, सेल्स इंक्रीज हो समहाउ ताकि इन्वेंट्री डिक्रीज हो। तो ये तो बिल्कुल ही स्टूपिड ऑप्शन है। इन्वेंट्री क्वांटिटी वाज डिक्रीजिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज होगी। और डिनोमिनेटर अगर जैसे इसमें डिक्रीज होगा तो आंसर बढ़ेगा आपका। तो ये रीजन हो सकता है। लेकिन हम सी और डी भी चेक। सेल्स एक्टिविटी स्लोड। अच्छा, अगर सेल्स एक्टिविटी स्लो हो गई होती तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गया होता। और ये न्यूमरेटर है तो फिर रेशियो जो है वो वर्ड्स होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। सेलिंग प्राइस इंक्रीज। सेलिंग प्राइस इंक्रीज एट टाइम्स आपकी सेल्स को स्लो कर सकता है। ऑल्दो अगर बी नहीं होता तो डी भी आंसर हो सकता था। लेकिन सेलिंग प्राइस का इस चीज से कोई लिंक नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे फोकस ही नहीं करता है रेशियो, ना उस पर यूज होता है। तो बी इज द बेटर आंसर। Maria used the straight line method in year one and the reducing balance method in year two to depreciate her non-current assets. Which accounting principle is Maria failed to apply? Consistency. Same method use करना चाहिए हर साल. Revenue should only be regarded as earned when the legal title of goods and services passes from the seller to the buyer. Which accounting principle does this statement refer to? Realization. Specific conditions meet होंगी तो फिर हम revenue record करेंगे. और पैसे रिसीव करना मैटर नहीं करता और डॉक्यूमेंटेशन भी इवन मैटर नहीं करती।